नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम जहां खेती किसानी से संबंधित तमाम नई जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। कोरोना काल के इस चुनौतीपूर्ण दौर में भी हमारे किसान लगातार खेतों में बने रहें ताकि हमारे घरों तक भोजन पहुंचता रहे। इसीलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हमारा ये प्रयास रहा है कि तमाम वो जानकारी हमारे किसानों तक पहुंचे जिसको इस्तेमाल कर वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके और कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। सबसे पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखेंगे फार्मिंग इंडिया। शुरू करते हैं आज का कृषि दर्शन। सबसे पहले नजर विज्ञान और किसान पर, जिसमें हम आपको बताते हैं कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर हमारे किसान कैसे खेती को फायदेमंद बना सकते हैं। तो आइए नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। शुष्क इलाकों में हमारे पशुपालकों के सामने एक बड़ी चुनौती होती है अपने पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराना। हमारे वैज्ञानिक भी इस दिशा में लगातार अनुसंधान कर रहे हैं और अब चुकंदर की एक ऐसी चारा प्रजाति सामने आई है जिससे हमारे किसानों की, हमारे पशुपालकों की ये समस्या दूर हो सकती है। कैसे इससे लाभ पहुंच सकता है पशुपालकों तक, कैसे ये एक अच्छा आहार हो सकता है पशुओं के लिए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। शुष्क इलाकों का वातावरण फसल उगाने के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त नहीं माना जाता, लिहाजा यहाँ पशुपालन आजीविका का बेहतर साधन है। लेकिन कम उपज के चलते पशुओं को हरा चारा दिलाना लोहे के चने चबाने जैसा है। जोधपुर स्थित केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान नई चारा फसल लेकर आया है। ये चुकंदर का पौधा है जिसे आसान भाषा में चारा चुकंदर कहा जा सकता है। बीटा वल्गैरिस नाम के इस पौधे से 5 से 6 किलो वजन के कंद पैदा हो जाते हैं। शुष्क इलाकों में पानी और मिट्टी की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं होती। बीटा वल्गैरिस खराब पानी और मिट्टी में भी 200 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हरे बायोमास का उत्पादन कर सकती है, वो भी सिर्फ 4 महीने में। चारे के तौर पर यह फसल जनवरी से अप्रैल के बीच उपलब्ध रहती है। ये वो समय है जब दूसरी चारा फसलों की उपलब्धता बेहद कम होती है, यानी चारे की किल्लत के समय बीटा वल्गैरिस एक तरह से वरदान बनकर आता है। इस पौधे से 1 किलो बायोमास उगाने के लिए महज 50 पैसे की लागत आती है। साथ ही इसकी जल उपयोग दक्षता शानदार है। 30 किलो हरा बायोमास उगाने के लिए सिर्फ 1 घन मीटर पानी चाहिए। इस बायोमास को जब थार पार कर मवेशियों को खिलाया गया तो नतीजे शानदार थे, इतने शानदार कि दूध की पैदावार में 8 से 10% सुधार देखने को मिला। दूध उत्पादन पर चारे का आकलन करने के लिए 600 से भी ज्यादा किसानों के सामने प्रदर्शन किया गया। इस काम के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों, गैर सरकारी संगठनों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों का सहयोग लिया गया। प्रदर्शन राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, पाली, सिरोही और बीकानेर के अलावा सीकर, झुंझुनू, अजमेर, जयपुर और चूरू में किया गया। इसके अलावा भरतपुर, श्री गंगानगर, अलवर, कोटा और बूंदी को भी प्रदर्शन के लिए चुना गया। अगर आप बीटा वल्गैरिस की ज्यादा से ज्यादा पैदावार चाहते हैं तो फिर इसे दोमट मिट्टी में उगाना होगा। वैसे नमक प्रभावित मिट्टी में इसकी खेती आराम से की जा सकती है। बुआई का सही समय मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक है। इसे मेड़ों पर बोया जाता है। 70 सेंटीमीटर की दूरी पर बांध के साथ 20 सेंटीमीटर ऊंचाई की मेड़ तैयार करनी है। गायों और भैंसों के लिए हर रोज 12 से 20 किलो प्रति पशु, जबकि छोटे जुगाली करने वाले पशुओं के लिए रोजाना 4 से 6 किलो चारा काफी है। तो अभी आपने जाना चुकंदर की चारा प्रजाति के बारे में और हमने आपको बताया कि कैसे इस प्रजाति से कम लागत और कम जगह में अधिक बायोमास हमारे किसान प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं इस माह के कृषि कैलेंडर के बारे में, जिसमें हम आपको बताते हैं कि माह के अनुसार मौसम को देखते हुए अलग अलग फसलों में कौन से विशेष कृषि कार्य हैं जिसका ध्यान रखना हमारे किसानों के लिए जरूरी है। आज इसी कड़ी में हम आपको बताएंगे अदरक के बारे में। तो आइए देखते हैं अदरक से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट कृषि कैलेंडर में। जून माह में किसान भाई अदरक की बुआई कर सकते हैं। गर्म व आर्द्रता वाली जगह अदरक की खेती के लिए उपयुक्त है। अदरक को अधिक पानी की जरूरत नहीं होती, इसलिए जल निकास का प्रबंध होना जरूरी है। अदरक की अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी का चिकना और रेतीला होना जरूरी है। लाल मिट्टी पर भी इसकी खेती आराम से हो सकती है। अदरक की फसल 7 से 8 महीनों बाद कटाई के लिए तैयार हो जाती है।
पहली सिंचाई बुआई के तुरंत बाद होनी चाहिए। बाकी की सिंचाई आप जरूरत के अनुसार मिट्टी में नमी को देखते हुए कर सकते हैं। अगर मसालों के लिए इसका उत्पादन किया जा रहा है तो लगभग 6 माह बाद ही कटाई शुरू कर देनी चाहिए। इसी के साथ यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा। बने रहे हमारे साथ एक छोटा सा ब्रेक। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब समय हो गया कृषि स्टार्टअप का, जिसमें हम आपको कामयाब किसान की गाथा दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं आज का कृषि स्टार्टअप। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कामयाब किसान गुरचरण सिंह मान से, जिन्होंने फसल विविधीकरण को अपनाया और कामयाबी हासिल की। जी हाँ, आमतौर पर हमारे किसान पारंपरिक खेती ही करना पसंद करते हैं। मसलन गेहूं, धान, जौ जैसी फसलें लेते हैं। इससे मिट्टी की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। गुरचरण सिंह मान ने किस तरीके से फसल विविधीकरण को अपनाया और अन्य किसानों को भी प्रेरित किया, आइए जानते हैं। गुरचरण सिंह मान बठिंडा जिले के तुंगवाली गांव के एक सफल किसान हैं। जिस स्थान से ये संबंधित है वो एक शुष्क और अविकसित क्षेत्र है, लेकिन ये अड़चनें उनकी मजबूत इच्छा शक्ति के सामने कुछ भी नहीं थी। वर्ष 1992 से इन्होंने खेती करनी शुरू की थी। उनके पास पहले से ही 42 एकड़ खेत थे। उस क्षेत्र की शुष्कता के कारण वो केवल गेहूं और धान की खेती ही कर पा रहे थे। कई प्रयासों के बाद जब वो पारंपरिक खेती से संतुष्ट नहीं हुए, तब उन्होंने अपनी खेती के तरीकों में बदलाव लाने का फैसला किया। उन्होंने विविधतापूर्ण खेती की प्रवृत्ति को अपनाया और इस पहल के कारण उन्हें पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में चुना गया और विविधीकरण को अपनाने के लिए पूर्व पंजाब कृषि विश्वविद्यालय शिक्षक मनिंदरजीत सिंह संधू द्वारा स्थापित पार्वती भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुरचरण सिंह मान फिलहाल 42 एकड़ में से 10 एकड़ में बाग, 2.5 एकड़ में सब्जी की खेती, 10 एकड़ में मछली पालन करते हैं। साथ ही इन्होंने आधे एकड़ खेत में बरगद के पेड़ लगा रखे हैं। विविध खेती के अलावा गुरचरण सिंह मान मधुमक्खी पालन भी करते हैं। उन्होंने केवल 7 मधुमक्खी बक्से के साथ शुरुआत की थी और आज उनके पास 1800 से अधिक मधुमक्खी बक्से हैं, जिनसे हर साल कुल उत्पादन 1000 क्विंटल शहद का होता है। इनके द्वारा उत्पादित शहद गुणवत्ता में उत्कृष्ट है और कई देशों में मान्यता प्राप्त है। मधुमक्खी पालन में उनकी सफलता ने जिला प्रशासन को अपने गांव में शहद प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रेरित किया और ये संयंत्र 15 लोगों को रोजगार दे रहा है, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। उनका मधुमक्खी पालन व्यवसाय न केवल उन्हें बल्कि कई अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करा रहा है। गुरचरण सिंह मान ने वास्तव में विविधीकरण के अर्थ को समझा है और उन्होंने इसे न केवल सब्जी की खेती में बल्कि अपने व्यवसाय में भी लागू किया है। उनके पास बाग, मछली फार्म, डेयरी फार्म है और वो जैविक खेती में भी सक्रिय रूप से शामिल हैं। मधुमक्खी पालन व्यवसाय से उन्होंने अन्य संबद्ध गतिविधियां शुरू की हैं, जैसे बी बॉक्स बनाना और वैक्स कैंडल मेकिंग आदि। मधुमक्खी पालन अब उनका प्राथमिक व्यवसाय बन गया है। शहद के अलावा वो हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जैम, अचार व मसाले भी बनाते हैं। इन्होंने इन सभी उत्पादों को मान के नाम से बाजार में उतारा है। उनकी सफलता की मुख्य कुंजी उत्पादन लागत को कम करना है।
साथ ही लगन और कड़ी मेहनत ने इन्हें अपने काम में सफल बनाया है। सफल प्रयासों के कारण गुरचरण सिंह मान को वर्ष 2011 में एमजी रंगा किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये थी गुरचरण सिंह मान की कामयाबी की कहानी। देखा आपने कि कैसे फसल विविधीकरण अपनाकर हमारे किसान अपनी आय में भी वृद्धि कर सकते हैं और साथ ही उनकी मिट्टी की गुणवत्ता भी सकारात्मक रूप से प्रभावित होगी, वो और ज़्यादा गुणवत्ता युक्त होगी। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, बने रहे कृषि दर्शन के साथ। छोटा सा ब्रेक। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की, जिसमें हम आपको रूबरू करवाते हैं कृषि जगत की तमाम हलचलों से। तो आइए नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। बागवानी से हमारे किसानों को अच्छा लाभ हो सकता है, क्योंकि एक बार बाग लगाने के बाद कई वर्षों तक उससे फसल हमारे किसान प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे बागवानी से जुड़ी विशेष बातें। जी हाँ, अगर आप भी नया बाग लगाना चाहते हैं तो उसके बारे में कौन सी खास बातें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं विशेषज्ञ से। डॉक्टर SK सिंह हमें बताएंगे बागवानी से जुड़ी खास बातें। हम जानते हैं कि इस वक्त अब मानसून आने वाला है और उससे पहले जो भी किसान अगर फल के लगाना चाहते हैं तो वो देखें कि उसमें खड की तैयारी मैं हमेशा कहता हूं कि ये एक नींव है एक लंबे समय के लिए बाग को स्वस्थ चलने में और उसके उत्पादन और उत्पादकता को बनाए रखने के लिए खड की तैयारी का महत्व बहुत ज़्यादा है। पौधे के ओजस के हिसाब से जैसे नींबू है, अमरूद है, इनको हम 2.5 गुना ये खड की तैयारी करते हैं और इसे बनाने के लिए जब है गर्मियों में हम बनाते हैं, जिससे कि आधे मिट्टी को ऊपर हम लोग एक जिसको ए कहते हैं हम उसे एक लेफ्ट में रख दें और नीचे वाले को हम राइट में रख दें और ऊपर वाले मिट्टी में इसमें हमें करना क्या है कि इसमें कम से कम अगर 2.5 है तो कम से कम 10 से 12 किलो गोबर की सड़ी गली खाद ये मिलाते हैं। साथ ही उसमें करीब 1 किलोग्राम जिप्सम, क्योंकि यहाँ इन क्षेत्रों में जहाँ हमने देखा है कि क्षारीय भूमि है वहाँ इसका मिलाना बहुत अनिवार्य होता है। और साथ ही हमें ये भी देखना है कि जहाँ जिन क्षेत्रों में दीमक ज़्यादा है तो वहाँ कम से कम 250 ग्राम से लेकर आधा किलो नीम की खली हम डालते हैं और ये डालने के बाद इसमें जो है हम इसको मिला के नीचे सतह पे भर देते हैं। भरने से ये होता है जिसमें आप उर्वरता डाल रखे हो वो नीचे सतह को आ गया और जो नीचे वाली जो मिट्टी आधी आई है इसे हम ऊपर भर देते हैं और इसे बिल्कुल जिस तरह से एक कहते हैं कि त्रिकोणीय बना देते हैं और साथ ही क्यारी बना देते हैं, जिनमें हमें ये देखना है कि दीमक के कंट्रोल करने के लिए क्लोरोपाइरीफॉस नाम की दवा जो आती है ये 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से 10 से 15 लीटर एक बाल्टी पानी में अगर घोल के हम इसे डाल दें तो धीरे धीरे उनमें प्रवेश हो जाएगा और उसमें अगर गोबर की खाद थोड़ी कच्ची भी होगी तो दीमक को पनपने नहीं देगा। और साथ ही जब मानसूनी बारिश आ जाती है तो ये मिट्टी बिल्कुल सतह की ओर चला जाता है और ऐसा करना इसलिए जरूरी होता है कि जिप्सम जो है वो रिएक्शन करता है और इसमें जो खारापन है उसे कम करके अम्लीय की तरफ ले आता है, जिससे कि ये नए बाग या नए पौध हम जिसे हम लगाना चाहते हैं वो अच्छे भली भांति उसमें एस्टैब्लिश हो जाए और बाग की स्थापना भी जल्दी हो जाती है। अन्यथा अगर हम सीधे पौध को डालते हैं जमीन में तो प्रायः यह देखा गया कि वो पौधे कुछ सालों के लिए तो बढ़िया चलते हैं लेकिन बाद में वो बिल्कुल अच्छे गुणवत्ता वाले फल नहीं देते हैं और उनमें देखा गया है कि पौधे में कोई ना कोई विकार कोई ना कोई सूक्ष्म तत्व के जो विकार होते हैं वो उनमें दिखने लगते हैं जो
बाद में किसानों को काफी घाटा देते हैं, क्योंकि फल छोटे रह जाते हैं और उसमें गुणवत्ता भी नहीं होती। दलहनी फसलों में अरहर का अपना ही एक स्थान है। सरकार भी दलहनी फसलों की तरफ किसानों को प्रेरित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। अगर आप भी अरहर की फसल लेना चाहते हैं तो ऐसे में क्या है विशेषज्ञ की सलाह, आइए जानते हैं। अरहर के लिए जो भूमि का चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा खेत होना चाहिए जिसमें जल का निकास बहुत अच्छे से हो और जल्दी हो, वर्षा का पानी रुके नहीं और जल्दी से जल्दी खेत के बाहर हो जाए। इसके लिए फील्ड को, अपने खेत को समतल करना आवश्यक है। भूमि के चुनाव के बाद फिर आता है बीज की दर। बीज की दर जो 4 किस्में हैं में करीब 15 किलो प्रति हेक्टेयर लगता है, जबकि पूसा अरहर 16 में 19 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर बीज लगता है। बीज उपचारण के लिए फंजीसाइड से बीज का उपचारण करते हैं और राइजोबियम कल्चर से भी करते हैं। राइजोबियम कल्चर से करने के लिए करीब 1 पैकेट 10 किलो सीड के लिए बीज के लिए होता है। इसमें 50 ग्राम गुड़ को करीब आधे लीटर पानी में गर्म करके उबाल लेने के बाद ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद इसमें बीज को उपचारित करते हैं, जिससे कि एक उसमें उस पर कोटिंग हो जाए सीड पर, और उसके बाद उसे छाया में सुखाते हैं। बीज उपचारित करने के लिए फंजीसाइड से जो करेंगे उसके लिए 2 ग्राम थायरम और 1 ग्राम कार्बेंडेजिम ये मिला के करीब 1 किलो सीड के लिए ये पर्याप्त होता है। तो इस दर से बीज को उपचारित करेंगे। बीज उपचारण पूरा होने के बाद फिर हम आते हैं कि खेत को कैसे तैयार करेंगे। खेत को तैयार करने के लिए भूमि पलट हल से गहरी जुताई कर लें और जो डिस्क हैरो है उससे खेत को तैयार कर लें और उसके बाद कल्टीवेटर और पाटा के साथ लेवल कर लें और इसमें फिर जो बेसल डोज है फर्टिलाइज़र का वो ऐड करेंगे। नाइट्रोजन 20 किलो, फास्फोरस 40 किलो, पोटैश 20 किलो, जिंक सल्फेट करीब 20 किलो प्रति हेक्टेयर और जिप्सम यदि आवश्यकता हो तो 20 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। इसके बाद जो आता है बिजाई का तरीका और बिजाई का समय। बिजाई का समय इन सारी किस्मों का जून प्रथम सप्ताह है। बोने का तरीका हम कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखेंगे पूसा अरहर 16 के लिए, और जो बाकी चारों किस्में इसके लिए 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रख सकते हैं। और इनकी बिजाई जो है सीड ड्रिल के उसकी सहायता से करें। तो बिजाई करने के बाद सबसे फिर पहले आता है कि खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के तुरंत बाद पेंडेमिथिलिन का स्प्रे करते हैं और इसका रेट है करीब 1 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रति हेक्टेयर और 500 से 600 लीटर पानी में मिला के मिट्टी पर स्प्रे करेंगे। और आज जैसे बिजाई की है तो आज ही इसको कर देंगे। और फिर करीब 12-13 दिन के बाद एक दूसरा खरपतवार नाशक है एमिज़ाथापायर। इसकी यदि ज़रूरत हो तो कतारों के बीच में कर सकते हैं और ये पोस्ट इमरजेंस वाला वीडीसाइड है, तो ये किया जा सकता है। फिर 25 से 45 दिन बाद यदि कोई खरपतवार बचते हैं तो उनका मैन्युअली या हाथ के द्वारा खरपतवार वो निकाल दें, तो इससे खरपतवार की समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। इन पूरी अरहर की जो खेती है इसमें कुछ बिंदु बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे पहला है कि खेत की लेवल, खेत बिल्कुल समतल होना चाहिए और जल निकासी बहुत अच्छी होनी चाहिए और पानी रुकना नहीं चाहिए खेत में। दूसरा बिंदु है खरपतवार का सही नियंत्रण, और इसके बाद जब फसल करीब 80 से 85% इसकी फलियां पक जाएं तब आप फसल को काट सकते हैं। पूसा अरहर 16 के यदि किस्म है तो इसको कंबाइन द्वारा भी काटा जा सकता है और खेत को खाली किया जा सकता है। धन्यवाद। सरकार कृषि से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसी वजह से बीते साल कृषि अवसंरचना कोष तैयार किया गया। क्या है इसका लाभ और कैसे इससे कृषि जगत को और गति मिल सकती है, आइए जानते हैं। कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है।
सरकार कटाई उपरांत प्रबंधन तंत्र को मजबूत कर रही है। इसके लिए लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष का ऐलान किया था। ये रकम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण के तौर पर दी जानी है। आम किसानों के अलावा प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, विपणन सहकारिता सोसाइटी, कृषि उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, बहुउद्देशीय सहकारिता सोसाइटी, कृषि उद्यम और स्टार्टअप इसके माध्यम से ऋण ले सकते हैं। 2 करोड़ तक के कर्ज पर ब्याज में 3% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। ये योजना फिलहाल 10 साल के लिए है, यानी 2020-21 से 2029-30 तक। 1 लाख करोड़ की रकम 4 साल में जारी की जाएगी। पहले साल 10,000 करोड़ रुपए और फिर अगले 3 वित्तीय वर्षों में 30-30 हजार करोड़। भारत की 58% जनसंख्या की रोजी रोटी का दारोमदार कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर है। ज्यादातर किसानों की सालाना आय बहुत कम है। कटाई उपरांत सही बुनियादी ढांचा न होने की वजह से 15 से 20% उपज बर्बाद हो जाती है, जबकि दूसरे देशों में यह आंकड़ा 5 से 15% है। कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य ऐसे ढांचे का विकास करना है जिसमें किसान अपनी उपज बिना बिचौलिए के सीधे बेच सके और कटाई के उपरांत उनकी फसल में बर्बादी भी कम हो। इससे निश्चित तौर पर उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि अवसंरचना कोष ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होना है। साथ ही प्रसंस्करण इकाइयां भी इसका लाभ उठा सकती हैं। प्रसंस्करण से फसलों का मूल्यवर्धन होगा और भंडार गृहों के निर्माण से किसान को अपनी फसल रोक कर रखने में मदद मिलेगी। फसल को रोकने का फायदा ये होगा कि बाजार में जब भी बेहतर भाव होगा तब वो फसल बेच सकेंगे। और अब बात करते हैं मोबाइल ऐप के बारे में। जी हाँ, इस कड़ी में हम आपको ऐसे मोबाइल ऐप्स के बारे में जानकारी देते हैं जो कि कृषि से जुड़ी हुई होती हैं और हमारे किसान उन्हें डाउनलोड कर कृषि संबंधी नई नई जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं फसल बीमा मोबाइल ऐप के बारे में। फसल बीमा मोबाइल ऐप। फसल बीमा मोबाइल ऐप किसानों, राज्यों, बीमा कंपनियों और बैंकों सहित सभी हितधारकों के लिए उपयोगी है। कृषि विभाग, सहकारिता और किसान कल्याण द्वारा किसानों के हित में लॉन्च किया गया है। फसल बीमा ऐप में PMFBY और WBCIS दोनों बीमा योजनाओं को कवर किया गया। किसानों को बीमा की किस्त और उसकी कट ऑफ डेट की जानकारी प्रदान करता है। बीमित किसान फसल खराब होने की शिकायत 72 घंटों में फसल बीमा ऐप पर दे सकते हैं। बीमा के साथ साथ किसानों को ऋण और बैंकों के साथ एकीकरण की सुविधा भी प्रदान करता है। मोबाइल ऐप और वेब पर फसल की लोकेशन के जरिए बीमा कंपनी से संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। ऐसे में हमारे किसानों तक भी सोशल मीडिया से जुड़ी हुई जानकारी पहुंचती रहे, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं ट्विटर प्लेट। आइए जानते हैं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किसान रेल को लेकर क्या ट्वीट किया है। किसानों की समृद्धि में भागीदार बन रही किसान रेल के माध्यम से अब तक देश भर में 2.7 लाख टन कृषि उत्पादों की ढुलाई की गई है। बड़े बाजारों तक कृषि उत्पादों की ढुलाई पर मिल रही 50% की सब्सिडी। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारे इस कार्यक्रम से YouTube के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि इस QR कोड को आप स्कैन करें और YouTube पर हमारे इस कार्यक्रम को देखें। अगर आपके कोई सुझाव हैं, आप कोई प्रश्न हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें। हमारा ईमेल पता है krishidarshan@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आज फिलहाल इतना ही। कृषि दर्शन के नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।